बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये पार्ट नंबर 9 है। आज हम आपकी खिदमत में किताब पेश कर रहे हैं, दूसरा सबक। मुसन्निफ एम राहत, आवाज उम्मे महबीर। ये किताब आपकी खिदमत में पाकिस्तान बुक शेयर लाइब्रेरी की जानिब से पेश की जा रही है। दीगर मालूमात के लिए हमारे नंबर्स पर राब्ता कीजिए 0300291960 अजहर लतीफ या 03455234 मोहम्मद शफीक। तो आइए सुनते हैं पार्ट नंबर 9। फ्रेंड, जो कुछ हम देख रहे हैं उससे हमें ये अंदाजा तो होता है कि हम आसानी से इन हालात पर काबू नहीं पा सकते, या फिर ऐसा किया जाए कि हम एक तवील मंसूबाबंदी करें। जो कुछ हम सोच रहे हैं उसका सोचना बेहद आसान है, लेकिन करना बेहद मुश्किल है। सच कहा तुमने अजीम आका। और मोअज़्ज़ज़ खातून, तुम्हारा इस बारे में क्या ख्याल है? मैं सिर्फ एक बात जानती हूँ, अपने आप को बेबस नहीं कहती। तुम अगर मुझसे कहो कि मैं हाथ में तुम्हारी बंदूक लेकर उन लोगों के दरमियान चली जाऊं और उन पर धमाके कर दूं, तो मैं उसके लिए उसी वक्त तैयार हूँ। नतीजे में मेरी जान ही जाएगी। मैं कम से कम ये तो सोचूंगी कि अपनी आकाज़ादी की जिंदगी बचाने के लिए मैंने अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी। लेकिन इन तमाम चीजों को देखकर मेरा जहन खुद ये सोचने से कासिर है कि भला ये कैसे होगा। और सिर्फ 3 अफराद, फ्रेंड ने कहा। नहीं, तुम मुझे इनमें तलाश ना करो। तो फिर मेरा फैसला ये है फ्रेंड कि मोअज़्ज़ज़ खातून को यहीं छोड़ दिया जाए एक तवील अरसे के लिए, और ये कोशिश की जाए कि हम लोग किसी तरह इनमें शामिल हो। काम आहिस्ता आहिस्ता ही होगा और ये सब आसान नहीं है। मोअज़्ज़ज़ आका, अगर मुनासिब समझो तो जरा तन्हाई में मुझसे गुफ्तगू कर लो। तन्हाई? हाँ, यानी इस मोअज़्ज़ज़ औरत के बगैर? हाँ। तुम मुझे बेज़रर पाओगी, कोई ऐसी बात ना सोचो। वैसे भी यहाँ मैं जिंदगी की इंतहा तक पहुंच चुकी हूँ, भला यहाँ से कहाँ जाऊंगी। और बात उन लोगों की समझ में आ गई जो कहाला ने कही, तो फ्रेंड कहने लगा, देखो आका, ये तो एक सच्चाई है कि हमने जो इतनी कोशिश की है उसमें हमारा एक मकसद भी शामिल है, यानी कोहाला के जरिए उस मुकाम तक पहुंचना जहां से हमें दौलत हासिल हो। और उसके बाद अजीम आका, ऐसा करना है हमें कि इस मोअज़्ज़ज़ औरत की जिंदगी बचाना बेहद जरूरी है और इसका मकसद पूरा करना भी। लेकिन इसके साथ साथ ही हमें इस सफेद भेड़िए को इस रुए जमीन से हमेशा हमेशा के लिए रवाना कर देना है। क्या ख्याल है तुम्हारा? बिल्कुल ठीक कहते हो तुम। तो अब सोचो कि जैसा कि तुमने कहा कि हमें एक तवील मंसूबाबंदी करनी होगी। बिल्कुल, और मैं ये चाहता हूँ फ्रेंड कि यहाँ खाने पीने की तमाम अशिया जो इस वक्त हमारे पास मौजूद है इस दरख्त पर महफूज कर दी जाए, और उस वक्त तक के लिए कोहाला को अपनी हिफाजत खुद करने की जिम्मेदारी सौंपी जाए, जब तक कि हम कोई मौसर मंसूबाबंदी ना कर लें। मैं इसके लिए तैयार हूँ, कोहाला ने कहा। तुम्हें यहाँ अपना तहफ़्फ़ुज़ करना होगा। हाँ, मैं करूंगी, और इसलिए भी कि अपनी आकाज़ादी को तुम यहाँ से लेकर जाओ। बेशक, औरत ने जवाब दिया। तो फिर क्या तुम इसकी जिम्मेदारी लेती हो कि तुम यहाँ अपने आप को महफूज रख सकोगी? मैं मुकम्मल इसकी जिम्मेदार हूँ और खुद भी जिंदा रहूंगी। हाँ, ऐसा ही होगा। तो फिर ठीक है। अच्छा फ्रेंड, अब सूरत हाल ये है कि अपनी अपनी जहानत आजमाई जाए। मतलब ये कि मैं अलग सिमत का रुख करूं और तुम अलग सिमत, और इस तरह हम अपने अपने तौर पर कोशिश करें। तुम्हारा मंसूबा ये होना चाहिए कि अपने आप को जिस तरह भी मुमकिन हो गुलामों में ले जाओ, यानी उन कैदियों में जो यहाँ से फरार चाहते हैं, और इस तरह की जिंदगी की बाजी लगा दें। ये काम तुम किस तरह करते हो ये तुम जानते हो। अजीम आका ने अगर ये जिम्मेदारी मुझे सौंपी है तो मैं इसे आखिरी सांस तक निभाने की कोशिश करूंगा। लेकिन मैं अलग रास्ते पर जाऊंगा और देखूंगा कि अपने मकसद के हुसूल के लिए क्या कर सकता हूँ। मैं इसके खुलूस दिल से तैयार हूँ अजीम आका। और कोई ऐसी राय जो मोअज़्ज़ज़ औरत तू देना चाहती हो? नहीं, अभी नहीं, अलबत्ता एक बात मैं कहना चाहती हूँ। क्या?
یہ کہ تم لوگ ایک طویل وقت کے لیے مجھ سے جدا ہو رہے ہو، تو ایک بات کا فیصلہ کرو۔ ہاں بولو۔ تم میں سے جس کو بھی جس وقت بھی موقع ملے گا یہاں اس درخت پر آئے گا اور مجھے صورتحال سے آگاہ کرے گا۔ اس کا وعدہ ہے، بلکہ یہ ضروری ہے کہ ہم لوگوں کو ایک دوسرے کی زندگی کی خبر رکھنے کے لیے اس درخت سے رابطہ قائم کرنا چاہیے۔ یعنی عظیم آقا، میں یہاں آؤں تو نہ صرف اس معزز عورت کی خیریت معلوم کروں بلکہ یہ بھی بتا جاؤں کہ میں خیریت سے ہوں۔ ہاں، اور تم آؤ تو میں بھی۔ ٹھیک ہے، پھر تھوڑا سا وقت انتظار کر لو، اس کے بعد ہم اپنے اپنے مقصد کے لیے روانہ ہوں گے۔ تو پھر جب رات گہری ہوتی چلی گئی اور اب انہوں نے محسوس کیا کہ قرب و جوار میں تمام لوگ سو رہے ہیں اور احساس انہیں مستقل ہو رہا تھا کہ بے شک یہاں پہرے داری بھی ہے اور باقی تمام انتظامات بھی مکمل ہیں، لیکن پھر بھی تھوڑی ہی لاپرواہی برتی جاتی ہے۔ یعنی یہ کہ وہ سوچتے ہیں کہ کوئی غیر متعلق آدمی کبھی یہاں آ ہی نہیں سکتا، اور حقیقت تو یہی تھی کہ ان دلدلوں کو اور خوفناک راستے کو عبور کر کے وہ یہاں تک پہنچے تھے۔ اس طرح تو کوئی بھی اس طرف کو نہیں آ سکتا تھا۔ ہاں، وہ دریائی راستہ جو سمندر کے ذریعے یہاں تک پہنچتا تھا اور سنگانیا کی تیز رفتار ندی ضرورت مندوں کو یہاں تک پہنچاتی تھی، اور سارے کا سارا ان کے ذہن اور ان کے علم میں تھا، اور ساری توجہ پہرے داری کی اسی جانب کی جاتی تھی۔ جب رات خوب گہری ہو گئی تو وہ دونوں بوڑھی عورت کو خدا حافظ کہہ کر درخت سے نیچے اتر آئے۔ پھر انہوں نے ایک دوسرے کو خدا حافظ کہا اور دو مختلف سمتوں میں چل پڑے۔ نادر نے وہ رخ اختیار کیا تھا جو بیرونی نہر کے ساتھ کنارے کنارے جھاڑیوں سے ہوتا ہوا اندرونی حصے کی طرف جاتا تھا۔ گو یہاں بھی پہرے داری تھی، لیکن اتنی مستحکم نہیں، اور جہاں نادر نے پہرے داروں کو دیکھا وہ مستی کی نیند سو رہے تھے اور ان کے پاس ایسی چیزیں رکھی ہوئی تھیں جو انہیں نشے میں مبتلا کر دیں۔ کچھ ایسی جگہیں بھی نظر آئیں جہاں پہرے دار جاگ رہے تھے، لیکن دوسرے ہی انداز میں، یعنی ان کے پاس قیدی عورتیں موجود تھیں۔ نادر کے دل میں غم و غصہ پرواز کر رہا تھا، لیکن پھر ایک سنسان جگہ اس نے بیٹھ کر اپنے آپ کو سمجھایا اور کہا، نادر، تمہاری زندگی کے سامنے ایک مقصد ہے، اور صرف ایک مقصد ہی نہیں بلکہ اس کے دو حصے ہو گئے ہیں۔ صرف وہ عورت یعنی مشال ہی نہیں بلکہ قیدی عورتوں کے ساتھ یہاں جو سلوک ہو رہا ہے، اسے دیکھنے کے بعد کوئی بھی ایسا شخص جو اپنے آپ کو انسانوں کی صف میں شمار کرتا ہے اپنے آپ کو باز نہیں رکھ سکتا۔ زندگی قربان کر دینے کے لیے ہوتی ہے۔ میرا بھائی بھی اس مقصد کے لیے قربان ہو گیا، اور اگر میں بھی اس مقصد کے لیے اس دنیا سے چلا جاتا ہوں تو یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے۔ چنانچہ اپنے دل و دماغ پر قابو رکھو اور یہ کوشش کرو کہ اس مقصد میں کامیابی حاصل کر کے یہاں سے واپس لوٹو۔ اور کچھ ہوا جیسے نادر کے اندر اور اس کے دوسرے وجود یعنی قیصر حیات نے یہ بات کہی ہو اور نادر کو سمجھایا ہو کہ بیٹے، زندگی اس طرح نہیں گزاری جاتی کہ جوش میں آ کر اپنے آپ کو موت کے حوالے کر دو، بلکہ ہر لمحہ زندگی بچانے کے لیے وقف کر دینا چاہیے، اپنی بھی اور دوسروں کی بھی۔ اور نادر نے قیصر حیات کے الفاظ کو دل سے محسوس کیا۔ جب اس نے کہا تھا کہ میں مر نہیں رہا بلکہ میں تو اپنا وجود تمہارے وجود کو سونپ رہا ہوں، اور در حقیقت اس وقت اس نے یہ محسوس کیا کہ وہ دوہرے دماغ سے سوچ رہا ہے۔ پھر یوں ہوا کہ اس نے ایک دروازہ تلاش کیا، اور جو دروازہ اس راستے سے گزرتا تھا پہرے دار بے شک وہاں موجود تھے، لیکن آرام کی نیند سو رہے تھے۔ اس احاطے کے پتھروں سے چنی ہوئی دیوار کے ساتھ ساتھ چلتا ہوا وہ آگے بڑھنے لگا۔ اب اس کے دل میں خوف کا کوئی جذبہ نہیں تھا، البتہ اس نے یہ سوچ رکھا تھا کہ ضرورت پڑنے پر وہ انسانوں کو بے دریغ قتل کر دے گا، یعنی انہیں جو قید خانے کے محافظ ہیں، کیونکہ وہ انسان نہیں، وہ ایسے درندے تھے جن کی ہلاکت ضروری ہوتی ہے اور جنہیں موذی جانوروں میں شمار کیا جاتا ہے، اور اس کے لیے بندوق مناسب نہیں تھی، تو اس نے اپنی بندوق ایک طرف پھینک دی کہ اب وہ ایک بے مقصد چیز تھی اور اس کا استعمال فوری طور پر کسی طرح ممکن نہیں، لیکن لمبے لمبے 2 خنجر اس نے اپنے لیے حاصل کر لیے تھے اور انہی سے وہ اپنا کام کرنا چاہتا تھا۔ اور یہ خنجر اس نے اس طرح اپنے لباس میں پوشیدہ کر لیے تھے کہ اگر اس کی تلاشی لی جائے تو بڑی مشکل سے دستیاب ہو سکے۔ پھر جو لباس اس نے پہنا ہوا تھا وہ بھی اس کے لیے بڑا کارآمد تھا، اور کالے شخص نے کہا تھا کہ عظیم
आका ये लिबास तुम्हें बहुत सी मुसीबतों से बचाए रखेगा। उसका धुंधला रंग रात की स्याही में डूबा हुआ था और वो एक आवारा रूह की मानिंद मुख्तलिफ फासले तय कर रहा था, और तकदीर शायद इस पर मेहरबान थी, या फिर वक्त इतना हो चुका था कि जागने वाले होशो हवास से आरी हो चुके थे और गहरी नींद में मुब्तला थे। वो अहाते उबूर करता हुआ न जाने कहां कहां मारा मारा फिरता रहा। गुलामों के बाड़े देखे उसने, जहां गुलाम बदबख्ती की नींद सो रहे थे। उनके पैरों में जंजीरें बंधी हुई थी और जगह जगह उनमें इस तरह के ताले लगाए गए थे कि वो एक दूसरे से मुंसलिक रहें, और इन तालों में घंटियां भी बांध दी गई थी कि अगर कोई गड़बड़ करने की कोशिश करे तो ये घंटियां रात को पहरेदारों को जगा दे। बड़ा ही अनोखा इंतजाम किया था उन्होंने। फिर उसने औरतों का बाड़ा देखा और यहाँ कुछ औरतें जाग रही थीं। उनमें से कुछ रो रही थीं और सिसकियां ले रही थीं। नादिर एक जगह रुक गया और उनकी आवाजें सुनने की कोशिश करने लगा। तो उसे बहुत सी आवाजें सुनाई दी। वो एक दूसरे से बैन करते हुए कह रही थीं कि आखिर वो इस अजाब की जिंदगी को किस वक्त तक बर्दाश्त करेंगी। नादिर ने दिल में सोचा कि औरतों, बेफिक्र रहो, थोड़ा सा वक्त और गुजर जाने दो। या तो तुम्हें मौत से हमकिनार कर दिया जाएगा या फिर तुम्हें आजादी दे दी जाएगी। ये बेकसी की जिंदगी तुम पर से खत्म हो जाएगी। मैं तुम सबको हलाक कर दूंगा अगर आजाद ना करा सका। इस अज़्म को लेकर वो आगे बढ़ता रहा, यहाँ तक कि रात आहिस्ता आहिस्ता बहती रही, और उस वक्त उसे एक इमारत में दाखिल होने का मौका मिल गया जब सुबह की रोशनी नमूदार हो रही थी, और अब उसके लिए जरूरी था कि अपने आप को किसी महफूज पनाहगाह में छुपा दे। इमारत के अंदरूनी कमरों का जायजा लेते हुए उसने इमारत में मुख्तलिफ चीजें देखी, यानी खाना पकाने की जगह जिसे बावर्ची खाना कहा जाता है, और यहाँ से उसने अपने लिए कुछ ऐसी चीजें हासिल की जो जिंदा रहने में उसकी माविन हो सकती थी। कि अक्ल होश से काम लेते हुए ये अजहद जरूरी था। और उसके बाद वो उस कमरे में दाखिल हो गया जिसमें बिस्तर लगे हुए थे, यानी मसहरियां, लेकिन उन मसहरियों पर कोई मौजूद नहीं था, या तो सोने वाला उठकर कहीं चला गया था। ये नादिर के लिए बेहतरीन जगह थी। ऊंची मसहरी के नीचे उसने थोड़े से संदूक वगैरह रखे हुए देखे, और इन संदूकों के पीछे अपने लिए इतनी जगह बना ली कि दिन की रोशनी को गुजार सके। पानी और खाने की अशिया उसके पास मौजूद थी, चुनाचे सबसे पहले उसने थोड़ी सी शिकम सहरी की और उसके बाद सोचा कि अब जरा सो जाए। दिन की रोशनी सोने के लिए ही ज्यादा मुनासिब है क्योंकि इसमें खतरात ज्यादा होते हैं, और फिर वो सोने के लिए लेट गया। ऐसी गहरी नींद आई उसे कि गालिबन शाम का सूरज झुक चुका था और फजाओं में अंधेरे उतरने लगे थे। तब उसकी आंख खुली, लेकिन कमरे के बारे में उसे एक लम्हे में यह अंदाजा हो गया कि कोई यहाँ दाखिल नहीं हुआ है। ये बेहतर बात थी, और इस कमरे के जाए वक़्त को जहन में रखना बेहद जरूरी था क्योंकि ये एक बेहतर पनाहगाह साबित हो सकता था। लेकिन अभी कोई ऐसा मंसूबा उसके जहन में नहीं था जिस पर वो अमल कर सके। ये उसे सिर्फ एक पनाहगाह की तलाश थी जो मुकम्मल हो गई थी, और अगर जहानत से काम लिया जाए तो इस पनाहगाह में काफी वक्त गुजारा जा सकता है, किसी ऐसे मंसूबे की तकमील के लिए जो मौसर साबित हो सके। फिर उसने सोचा कि कम से कम यहाँ का जायजा तो लेना चाहिए। जिस अंदाज में ये कमरा तैयार किया गया था वो भी काबिल हैरत था। कमरे में एक और दरवाजा था जो या तो किसी ऐसी जगह का था जो जरूरियात के लिए इस्तेमाल की जाती हो, या फिर मुमकिन है वो रास्ता किसी और से जाता हो। और फिर यही हुआ जब नादिर ने दरवाजा खोलकर दूसरी तरफ झांका, उसे एक लंबी सी सुरंग जैसी जगह नजर आई जिसे राहदारी कहा जा सकता था। लेकिन दर हकीकत वो राहदारी नहीं थी क्योंकि वो पतली और बेमौका ही मालूम होती थी। लेकिन इसका अख्तिताम एक अजीबो गरीब जगह जाकर हुआ था, यानी एक ऐसी चौड़ी जगह जहां एक सुराख नजर आ रहा था और उस सुराख के नीचे पानी बहने की आवाज। इस जगह की तामीर समझ में नहीं आई, लेकिन बाद में अंदाजा हुआ कि सिर्फ इस जगह को महफूज किया गया है, यानी ये कि यहाँ जो तामीर की गई वो इस अंदाज में कि ये जगह ऐसी शक्ल इख्तियार कर जाए, और पानी बहने की आवाज यकीनी तौर पर वो नहर की आवाज थी जो इन इलाकों में फैली हुई थी। ये एक बेमकसद और बेमसरत जगह थी। हाँ, एक सूरत हाल पर गौर किया जा सकता था, और वो ये कि अगर इस सुराख से नीचे उतरकर नहर के साथ साथ तैरने की कोशिश की जाए तो फासला काफी तय किया जा सकता है, और मुमकिन है कोई और ऐसी बेहतर जगह दस्तयाब हो जाए। लेकिन बहरहाल ये खौफनाक अमल था और तकरीबन बेमकसद भी। चुनाचे नादिर वहां से हट आया
अब वो ये सोच रहा था कि रात गहरी हो जाए तो वो आगे के लिए कोशिशें करे, और इसने बहुत सी चीजें देखी जिन्हें वो जरूरतन अपने लिए इस्तेमाल कर सकता था। मसलन एक छोटा सा स्टोर जहां मुख्तलिफ किश्तियां मौजूद थी और कुछ काट कबाड़ भरा हुआ था। उसने नशिया का जायजा लिया, बज़ाहिर बेमकसद ही थी, यानी कुछ ऐसे लिबास जो इस्तेमाल किए जा चुके थे, लकड़ी का कुछ फर्नीचर, चंद ऐसी बोतलें जिन्हें शायद शराब की बोतलें कहा जा सकता था। उसने उन्हें सूंघ कर देखा और नफरत से होंठ सिकोड़कर बंद कर लिए। गालिबन ये बहुत पुरानी शराब थी जो यहाँ महफूज की गई थी। ये तमाम चीजें उसके लिए बेमकसद थीं और वो वहां से वापस चला आया। फिर अचानक ही उसे दरवाजे के करीब आहटें सुनाई दी। इस वक्त रात हो चुकी थी और वो ये सोच रहा था कि अब जिस तरह भी हो यहाँ से बाहर निकलने की कोशिशें करे। फिर यूं हुआ कि वो भागकर अपनी कमीगाह में यानी मसहरी के नीचे पहुंच गया, जहां वो दुम साध कर लेट गया। और इसका अंदाजा दुरुस्त ही निकला था। चंद अफराद कमरे में आए थे और कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर दिया गया था। फिर मसहरी पर वजन सुनाई दिया और उसके साथ ही एक कुर्सी घसीटने की आवाज। फिर किसी ने कहा, बैठो लॉसन, मैं तो बुरी तरह थक गया हूँ। हाँ कार्सन, वाकई आज का दिन तो शदीद मुशक्कत में गुजरा। यह अफीसर महानदारी होना भी एक अजाब है। मुझे इल्म हुआ है कि कोई आ रहा है। हाँ, वही हवस परस्त जो इस लड़की के सिलसिले में यहाँ आने वाला है। कौन? वही शेख बदर जमाल। ओहो, वो फिर आ रहा है। तकरीबन हर तीसरे चौथे महीने आ जाता है। पता नहीं ये इतनी सारी लड़कियों को जमा करके क्या करेगा। दोनों हंसने लगे थे, लेकिन नाजिर बड़े गौर से सुन रहा था। दूसरा शख्स जिसे कार्सन के नाम से मुखातिब किया गया था और जो मसहरी पर मौजूद था, कहने लगा, कल का पूरा दिन उसके साथ मसरूफियत में गुजरेगा, जबकि आज का दिन सख्त मुशक्कत का था। यार माफ करना कार्सन, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि ये रूखी फीकी और बेमजा जिंदगी आखिर किस काम की। ठीक है, हमें मिस्टर टोर्नेडो की जानिब से मुनासिब मुआवजा मिलता है, लेकिन तुम जरा गौर तो करो हमारी जिंदगी किस कदर गैर इंसानी है। ये बात हमें उस वक्त सोचना चाहिए थी लासन, जब हम उसके साथ शामिल हुए थे। वो सुनहरी चमक थी जो हमारी आंखों में लहरा रही थी, लेकिन कभी कभी तो दिल चाहता है कि चीखते हुए यहाँ से भाग निकलो। इंसानी जिंदगी पर जो मसालिम तोड़े जाते हैं, कभी कभी दिल में ये एहसास होता है कि ये सब कुछ गलत है। बिला आखिर हमें भी मौत की तरफ रवाना होना है। ये सोचोगे तो मर जाओगे। मैं मर रहा हूँ डियर कार्सन। ऐसा ना कहो लॉसन, ऐसा ना कहो। महर तौर हमें जीना है। यहाँ इस तरह क्या हमें कभी अपने वतन जाना नसीब ना होगा? क्या कहा जा सकता है, अब तो यही हमारा वतन है। वतन कोई भी तो नहीं है हमारा यहाँ अपना। बस इन लोगों को रकूमात भेज दिया करते हैं जो ये सोचते हैं कि हम निहायत मुअज़्ज़ज़ और बाइज़्ज़त जिंदगी बसर कर रहे हैं। मेरा जहन खराब ना करो, लाओ मुझे शराब दो। फिर खड़खड़ाहटें और शीशे बजने की आवाजें सुनाई देने लगी। नादिर इन तमाम अल्फाज पर गौर कर रहा था। शराब पीते हुए वो फिर गुफ्तगू करने लगे। तो ये शेख बदर जमाल कल किस वक्त आ रहा है? किसी भी वक्त उसकी मोटर बोट पहुंचने वाली है, तो तुम उसका इस्तकबाल करोगे? जाहिर है। और वो उस लड़की का क्या नाम है? मिशेल बताती है वो अपना नाम। हाँ, वो उसी के लिए आ रहा है। इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त वाकई चांद का टुकड़ा उसके हाथ लगा है, लेकिन उसके आंसू मुझसे नहीं देखे गए। किस तरह बिलक बिलक कर रो रही थी बेचारी। खुदा हम पर रहम करे। कैसी बात करते हो, क्या हम खुदा की निगाहों में काबिल रहम हैं? कार्सन ने कहा और थोड़ी देर के लिए खामोशी तारी हो गई। फिर कार्सन कहने लगा, मेरा दिल चाहता है कि दो काम करूं, या तो खुदकुशी कर लूं या फिर खुद को शराब के नशे में डुबोते रहूं। दोनों काम बेहद मुश्किल हैं, क्योंकि हम जिन लोगों को अपने आप से दूर छोड़ आए हैं उनके लिए हमें ये सब कुछ करना होगा। खैर, अब क्या किया जा सकता है सिवाय इसके कि अपने इन तसव्वुरात को शराब में डुबो दें। और फिर उन्होंने वही किया और वही करते रहे। फिर उसके बाद लॉसन ने कहा, तो फिर कल तुमसे मुलाकात नहीं होगी। मुश्किल है, मुझे जाना होगा। चलो ठीक है, अब तुम आराम करो। हाँ, मैं आराम कर रहा हूँ, तुम जाओ। और उसके बाद दूसरा आदमी दरवाजे से बाहर निकल गया, जबकि पहले आदमी ने, जिसका नाम शायद कार्सन था और जिसकी ये रिहाइशगाह थी, आगे बढ़कर दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। नादिर का दिल
कनपटियों में धड़क रहा था। वो सोच रहा था कि ये तो बड़ी काम की बात हुई। कुछ गौर करने का मौका मिला, यानी एक शख्स जिसका नाम बदर जमाल है और जो कहीं दूर से आ रहा है, यहाँ इस लड़की मिशेल की खरीदारी के लिए कोशिश करेगा। लेकिन ये तो पता ही नहीं कि वो बदर जमाल है क्या चीज और कहाँ से आ रहा है। नादिर बहुत देर तक अपने जहन में मंसूबे बनाता रहा, फिर इसके दिल में एक एहसास जागा, जो कुछ भी है अब तो कुछ करना होगा। ये एक बेहतर मौका है, यानी हाथ पांव हिलाने से कोई जरिया तो सामने आया। चनाचे उसने बहुत देर तक इंतजार किया और जब मशहरी के ऊपर से हल्के हल्के खराटे उभरने लगे तो वो आहिस्ता आहिस्ता रेंगता हुआ अपनी जगह से निकला और उसने दिल में तहैया कर लिया था कि इस वक्त वो जो कुछ करेगा वो जिंदगी में ना कभी करने के बारे में सोचा और ना शायद कर सका, और पता नहीं कर भी सकेगा या नहीं। लेकिन बहरहाल दिल में इस वक्त एक अजीबो गरीब एहसास जन्म ले रहा था और वो अपने अल्लाह से माफी मांग रहा था कि जो कुछ वो करने जा रहा है वो बेशक एक बुरा अमल है, लेकिन एक अच्छे अमल के हुसूल के नतीजे के लिए। और फिर वो मसहरी के नीचे से बाहर निकल आया। उसने बिस्तर पर सोए हुए लंबे चौड़े आदमी को देखा। तकरीबन उसी की जिसामत का मालिक था और इस वक्त जब ख्वाबी के लिबास में मलबूस। बहरहाल नादिर ने चंद लम्हात इधर उधर का जायजा लिया। अब उसके हाथ में उसका खंजर लहरा रहा था। फिर करीब पहुंचकर उसने उस शख्स जिसका नाम कार्सन था उसके बाल पकड़े और उसे पूरी कुव्वत से मोड़कर अपनी जानिब कर लिया। कार्सन हैरानी से जाग गया। कुछ नशे की कैफियत में था और कुछ नींद की, लेकिन फिर भी उसके हवास जाग उठे और उसने अपने सामने खड़े शख्स को खौफजदा निगाहों से देखा, जिसके हाथ में चमकदार खंजर लहरा रहा था। तो नादिर ने घर्राई हुई आवाज में कहा, सबसे पहली हिदायत जो तुम्हें दी जाती है वो ये है कि बेमकसद कोई आवाज अपने हलक से ना निकालना, वरना ये छुरी लकड़ी तक काट देती है। कार्सन ने खौफजदा निगाहों से उसे देखा और बोला, कौन हो तुम? फरिश्ता मौत, इंसानी शक्ल में, यही समझ लो। मुझे हलाक करना चाहते हो? हाँ। क्या मेरा वक्त आ गया? हाँ, तुम यही समझो। बेहतर है, बहुत बेहतर है, क्योंकि अब जिंदगी इतनी ही तल्ख हो गई है। मैं शायद अपने तौर पर अपनी मौत ना मर सकता, लेकिन अगर मेरी मौत आ गई तो मैं समझता हूँ कि ये मेरे ऊपर एहसान है। अगर तुम ये समझते हो जिंदगी में जितने गुनाह किए हैं तुम्हें उनका एहसास है? हाँ है। और अगर एहसास है तो फिर ये बताओ कि क्या तुम उनकी तलाफी करना चाहते हो? नहीं, उसने गैर मुतवक्का जवाब दिया। क्या मतलब? मतलब ये कि ऐसा काम करने का वादा क्यों करूं जो मैं नहीं कर सकता? इसका क्या सवाल है? क्यों? इसलिए कि तुम आ गए हो। तुम्हें जिंदगी के लिए एक मौका और भी दिया जा सकता है। नहीं, वो भी मेरे ऊपर जुल्म होगा। अजीब बात नहीं कर रहे तुम? क्यों? इसमें अजीब बात क्या है? एक तरफ तुम मौत को गले लगाने के लिए तैयार हो और दूसरी तरफ अपने गुनाहों का अजाला करने के लिए तैयार नहीं हो। ये एक फलसफा है मेरे दोस्त। इस सिलसिले में बात मत करो। जो जिम्मेदारी तुम्हें सौंपी गई है वो पूरी करो। कार्सन अजीब आदमी था। नादिर ने एक लम्हे के लिए सोचा और उसके होठों पर मुस्कुराहट फैल गई। फिर उसने कहा, कार्सन है ना तुम्हारा नाम? हाँ भला, तुमसे ज्यादा और मुझे कौन जान सकता है। और तुम नशे में हो? शायद मैं नशे में हूँ। जब ही ऐसी बातें कर रहे हो। क्या मतलब? क्या छुरी से किसी इंसान को मौत के फरिश्ते ने हलाक किया है? वो सोचने में मसरूफ हो गया और फिर उसने कहा, हाँ बात तो ठीक है, शायद मैं नींद में डूबा हुआ हूँ, इसलिए कोई फैसला सही तरह से नहीं कर पा रहा। तो बेहतर है कि तुम उठकर बैठ जाओ, लेकिन इसी शर्त पर। कैसी शर्त? तुम्हारी आवाज हलक से बाहर ना निकले। दफातनी यूं महसूस हुआ जैसे कार्सन होश में आ गया हो। अब तक जो उसने बात की थी वो नीम गुनूदी और नशे की हालत में की थी, लेकिन अब उसकी आंखें हैरत से फटी नजर आ रही थी। फिर उसने कहा, नहीं, तुम फरिश्ते मौत नहीं हो सकते। क्यों? मैं समझता हूँ, मगर तुम कौन और यहाँ कैसे घुस आए? अब तुम चीखने की कोशिश करोगे? नहीं, मैं ऐसी कोई कोशिश नहीं करूंगा। तो फिर ठीक है, अब मुझे जरा अपने बारे में बताओ। क्या? कौन हो तुम? तुम मेरे नाम से पुकार सकते हो मुझे? हाँ, मुझे तुम्हारा नाम मालूम है और ये भी पता है कि तुम अफसर मेहमानदारी हो। क्या सफेद भेड़िए की तरफ से? जाहिर है, मैं यहाँ रहता हूँ, उसी के साथ रहता हूँ, उसी की गुलामी करता हूँ और इंसानों को उसी की तरह मौत के घाट उतारते रहते हो। नहीं, वो मेरा काम नहीं है। तो फिर? ये काम दूसरे लोग करते हैं। तुम उन लोगों के शरीक कार तो हो।
मैं सिर्फ टोर्नाडो का मुलाजिम हूँ। और टोर्नाडो कौन है? वो जहन्नुम का फरिश्ता है। तुम्हें तो एक दूसरे को पहचानना चाहिए, कार्सन ने कहा और मुस्कुराने लगा। अजीब बेजिगर आदमी था। इन हालात में भी वो खौफजदा नहीं था, लेकिन शायद हैरतजदा भी नहीं था। नादिर उसकी फितरत का अंदाजा लगा रहा था और ये सोच रहा था कि आदमी काफी खतरनाक है। फिर उसने कहा, देखो कार्सन, मैं उस शख्स के बारे में जानना चाहता हूँ जिसका नाम बदर जमाल है। वो एक अरबी नस्ल का शेख है और यहाँ गुलामों की खरीदारी के लिए आता रहता है। क्या वो टोर्नाडो का शनासा है? नहीं, टोर्नाडो उससे कभी नहीं मिला। मगर तुम तो कहते हो कि वो आता रहता है। हाँ, लेकिन वो ये खलीज अबूर करके यहाँ तक नहीं आता। तो फिर उसके मुख्तलिफ नुमाइंदे यहाँ तक आते हैं जो उसके लिए खरीदारी करते हैं। वो यहाँ खुद क्यों नहीं आता? ये उसका अपना मसला है कि वो यहाँ क्यों नहीं आता, लेकिन वजह तो कोई होगी। सिर्फ यहाँ वो अपनी जिंदगी का खतरा मोल नहीं लेना चाहता, क्योंकि यहाँ दरिंदे आबाद हैं और किसी भी वक्त कोई गलत हरकत हो सकती है। मगर अब तो तुम अपने बारे में बताओ कि तुम कौन हो? क्या तुम कहीं और से आए हो? मैं तुम्हें बता चुका हूँ, फरिश्ता मौत। झूठ बोल रहे हो। अगर तुम फरिश्ता मौत होते तो ऐसे सवालात न करते। चलो ठीक है, तो ये बताओ कि तुम्हें इस नुमाइंदे से कहाँ मिलना है, यानी बदर जमाल के नुमाइंदे से। ये मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, लेकिन मेरा ख्याल है तुम्हें मुझे बताना होगा। क्यों? इसलिए कि इसके नतीजे में तुम्हारे जिस्म पर जख्म ही जख्म लगा दूंगा। इस तरह नादिर ने खंजर की नोक उसके सीने पर चुभाई और उसके हलक से कर्बनाक आवाज निकली। लेकिन नादिर ने उस पर सवार होकर उसका मुंह भींच लिया था। उसकी आंखों में खौफ के नसार नजर आने लगे, सीने से खून बहने लगा था। वो दहशत ज़दा अंदाज में गर्दन घुमाने लगा। गालिबन बहुत ही बुज़दिल आदमी था, और यह हकीकत है कि जालिमों का साथ देने वाले सबसे ज्यादा बुज़दिल हो जाते हैं। उसने आंखों ही आंखों में इल्तिजात की कि नादिर उसे छोड़ दे, वो उसे सब कुछ बता देगा। और नादिर ने उसके मुंह से हाथ हटा लिया तो वो बोला, नहीं, मौत बड़ी खौफनाक चीज होती है। इंसान जज्बात में आकर उसका तसव्वुर भी कर लेता है और उसे तलब भी करता है, लेकिन लेकिन तुमने मेरा सीना जख्मी कर दिया। ये तुम्हारी अपनी कोशिशों का नतीजा है। नादिर घुर्राया और फिर दोबारा से बोला, मुझसे मेरे बारे में सवाल ना करो, सिर्फ वो जवाब दो जो मैं तुमसे मांग रहा हूँ। वो साहिल जो दरियाए संगानिया का साहिल है, वहां पर वो आने वाला है। जब तुम उसका इस्तकबाल करोगे तो तुम्हारे साथ कौन कौन होगा? ज्यादा अफराद नहीं, सिर्फ मैं और कुछ और लोग जो मेरी मावनत करेंगे। तो फिर क्या होगा? हम लोग उसे ही लेकर यहाँ आएंगे और उसके लिए एक आरामगाह मुंतखब कर दी गई है। वो वहाँ कयाम करेगा और फिर मिस्टर टोर्नाडो उस लड़की को जिसके लिए उसे यहाँ दावत नामा देकर बुलाया गया है उसके सामने पेश करेंगे। फिर उसकी कीमत का तयन होगा और अगर सौदा मुमकिन हो गया तो लड़की उसके हवाले कर दी जाएगी। क्या वो दूसरे गुलाम भी खरीद कर ले जाएगा? नहीं, वो सिर्फ लड़की के लिए आ रहा है। ये अलग बात है कि अगर शेख बदर जमाल ने उसे कुछ और हिदायत की हैं, लेकिन ये उससे इसे मालूम होगा। मगर तुम फजूल बकवास। क्या तुम अपने इस जख्म को मजीद गहरा देखना चाहते हो? नहीं नहीं, खुदा के लिए मेरे ऊपर से तो हट जाओ। जवाब दिए बगैर मुमकिन नहीं, क्योंकि तुमने अपनी फितरत बता दी है। मेरा दम घुट रहा है। ये बहुत जरूरी है। ये बताओ, बदर जमाल खुद कहाँ होता है? समंदर के उस हिस्से में जहाँ से दरियाए संगानिया एक जानिब मुड़ जाता है और उसकी एक शाख समंदर की तरफ जाती है। हाँ, वो क्यों होता है? उस जगह वो अपना जहाज लंगर अंदाज करता है जो उसका जाती जहाज है। फिर मोटर बोट के जरिए वो अपने नुमाइंदों को यहाँ भेजता है और यही उसका तरीका कार है। ठीक। अच्छा ये बताओ, ये तुम्हारी रिहाइशगाह है? हाँ। और तुम्हारी रिहाइशगाह की वो राहदारी जो है उसमें एक सुराख है जो नहर में उतरता है। ये नहर कहाँ जाती है? दरियाए संगानिया से मिल जाती है, यानी वो जगह जहाँ मोटर बोट लंगर अंदाज होती है। हाँ, एन उसी जगह। ठीक। और अब ये बताओ कि तुम कितने अरसे जिंदा रहना चाहते हो? क्या मतलब? मतलब ये कि जिंदगी से तुम्हें क्या दिलचस्पी है? इसका तो अंदाजा हो रहा है। यानी अब मुझे ये एहसास होता है कि इंसान सोच कर कुछ भी ले, जिंदगी बड़ी कीमती चीज होती है। और तुम टोर्नाडो के साथ शामिल हुए और बेशुमार जिंदगियां टोर्नाडो ने अपने लिए कुर्बान की, तो उसमें शरीक थे? हाँ, मैं शरीक रहा हूँ। तो क्या तुमने उसके नतीजे पर गौर नहीं किया था? अक्सर किया, लेकिन बहुत बाद में।
और अफसोस अब मैं तुम्हें जिंदगी का ज्यादा वक्त नहीं दे सकता। क्या मतलब? मतलब ये कि मेरे साथ आओ, मैं तुमसे कुछ और जरूरी गुफ्तगू करना चाहता हूँ। क्या? उसने सवाल किया और नादिर ने फिर उसे बाजू से पकड़कर उठाया और खंजर उसकी गर्दन पर रखता हुआ बोला, आवाज ना निकलने पाए, आओ। और नादिर उसे लिए हुए कत्लगाह की जानिब चल पड़ा जिसे वो देख आया था। फिर उसने वो दरवाजा खोला तो कारसन थर थर कांपने लगा। उसने कहा, मुझे ना मारो, मैं वाकई अभी नहीं मरना चाहता, और वो भी नहीं मरना चाहते होंगे जिन्हें तुमने हलाक कर दिया है। मैं आइंदा 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 के लिए वक्त नहीं है, ना मेरे पास ना तुम्हारे पास, नादिर ने कहा और उसे घसीट कर उस पतली सी सुरंगनुमा जगह ले गया। और फिर उसने अपनी जिंदगी में सबसे पहला वहशियाना कदम उठाया, यानी एक इंसान की गर्दन को नरखरे के पास इस तरह काट देने का अमल कि इंसान के लिए मुमकिन न हो सके, और खून की धारें उबलने लगी। उसने किसी की मौत को अपनी आंखों से ना देखने का फैसला किया और आंखें बंद कर ली। तब वो शख्स तड़पता रहा और उसके नरखरे से खून बहता रहा। उसके उछलते हुए बदन की आवाजें इस खामोशी और सन्नाटे में उभर रही थी, और जब ये आवाजें बिल्कुल मालूम हो गईं तो नादिर ने आंखें फाड़ फाड़ कर उसे देखा। वो खत्म हो चुका था और अब उसे दूसरा बदनुमा अमल करना था। चुनाचे वो उसे बालों ही से घसीटता हुआ उस छोटे सुराख तक लाया और उसके बाद बड़ी मुश्किल से उसकी लाश को उस सुराख से नीचे उतारने लगा। ये वहशियाना अमल उसने अपनी जिंदगी में कभी सोचा भी ना होगा, लेकिन यह भी हकीकत है कि पहला खून बहाने के बाद इंसान के अंदर खून बहाने की जुर्रत पैदा हो जाती है, और शायद नादिर के अंदर वो चीज पैदा हो चुकी थी। चुनाचे उसने उसके जिस्म को मुकम्मल तौर से पानी की गहराइयों में उतार दिया, और जब वो इस काम से फारिग हो गया तो उसने झांक कर देखा। शरर शरर की आवाजें साफ सुथरी सुनाई दे रही थीं, और रात पड़ी हुई थी, पूरी रात, जो पहले उसे इस नहर में बहाकर दरिया संगानिया तक ले जाएगी, और उसके बाद दरिया संगानिया का बहाव न जाने कहां से कहां उसके कान इस बहाव का भी जायजा ले रहे थे कि उसकी सिमत किधर है, और जो कुछ भी उसे मालूम हुआ था उसके तहत वो जहानत से काम लेकर सही तौर पर अंदाजे कायम कर रहा था। एक शख्स की जिंदगी तो ले ली थी उसने अपने एक जज्बे के तहत, लेकिन इसके बाद अपनी जिंदगी भी दांव पर लगानी थी, और उसके लिए नादिर ने अपने आप को पूरे तौर पर तैयार कर लिया था। जिंदगी की एक खतरनाक मुहिम शुरू हो चुकी थी, लेकिन दौलत के हुसूल के लिए, बल्कि अब दौलत का हुसूल एक लम्हे के लिए पसे पुष्ट चला गया था, और कुछ दूसरे ही मकासद सामने थे, इसलिए वो उन पर अमल करने का ख्वाहिशमंद था। वो वापस आया और मध्यम रोशनी में चारों तरफ देखने लगा। फिर उसने उन लिबासों में से एक लिबास निकाला जो वहां मौजूद थे और उसे अपने बदन पर चढ़ाने लगा। लिबास बहुत ज्यादा बेहतर नहीं था, लेकिन फिर भी उसके लिए काफी था, और वो अबा जो वो पहनकर आया था, और वो सारा लिबास उसने उतार कर गठरी की शक्ल में लपेटा और उसी कबाड़ खाने में डाल दिया जहां दूसरा बहुत सा सामान पड़ा हुआ था। उसके दिल में अब जो जज्बे परवान चढ़ रहे थे उनमें कुर्बानी का जज्बा सरे फहरिस्त था, और अगर अमल कबूल हो जाए तो फिर कामयाबी की जानिब कई कदम बढ़ सकते थे। लेकिन ऐसे मौकों पर कोई दूसरी सोच जहन पर हावी नहीं होनी चाहिए, बस एक अमल, सिर्फ एक अमल, और एक ऐसी जिद्दोजहद जो दीवानगी थी। लेकिन दीवानगी ही तो उसे यहाँ तक ले आई थी, और अगर दीवानगी का ये दौर खत्म हो जाए तो फिर बाकी क्या रह जाता है। चुनांचे अपने आप को मुकम्मल तौर पर दुरुस्त करने के बाद उसने अपने लिए दुआएं मांगी और उसके बाद यहाँ से निकल आया। फिर वो खुद भी उसी राहदारी में जा रहा था जहाँ बहुत सारा खून उसके पैरों में चिपचिपाहट बन रहा था। लेकिन वो आगे बढ़ता हुआ उस सुराख तक पहुंचा, नीचे देखा और उसके बाद आंखें बंद करके अल्लाह का नाम लिया और खुद भी उस सुराख में से नीचे उतर गया। सुराख शुरू में तो खासा नीचा मालूम होता था, लेकिन जब वो उससे गुजर कर पानी में पहुंचा तो उसे महसूस हुआ कि कई फुट का फासला तय करना पड़ा है उसे। उसके बाद पानी में छपाका हुआ और नादिर ने खुद को पानी के एक तवील सफर के लिए तैयार कर लिया। अपने जहन की कुव्वतों को मुज्तमा करके उसने खुद को हौसला दिया। हर चंद के ये खौफनाक अमल था। नहर दूर तक पहाड़ी इमारतों के नीचे से गुजरती थी, और ऊपर से साया होने की वजह से यहाँ भयानक तारीकियां छाई हुई थी, लेकिन उसे खौफ नहीं था। ये एक आबी रास्ता था जो खुद सिमत का तयन करता था। यहाँ अगर ये रास्ता ना होता तो इन हौलनाक तारीकियों का सफर नाकाबिले उबूर होता। तब अल्लाह का नाम लेकर उसने खुद को पानी के बहाव पर छोड़ दिया। अभी अपनी जिद्दोजहद की जरूरत नहीं थी, इसलिए जहन को पुरसुकून छोड़ देना जरूरी था। हाँ, जब नहर संगानिया में शामिल होगी तो असल जिद्दोजहद का आगाज होगा।
3 इंसानों ने एक पूरे शहर को तबाह बर्बाद करने का मंसूबा बनाया था, और सुनने वाली कान और देखने वाली आंख इस मंसूबे को सुनकर सिर्फ तशवीश ही कर सकती थी, क्योंकि शैतानों के शहर में ये अमल जितना मुश्किल था, उसे इस अंदाज में कामयाबी से मंसूख कर देना एक मुज़हज़हखेज़ बात ही हो सकती थी। लेकिन बहरहाल एक तरफ नादिर अपनी इस खतरनाक मुहिम पर रवाना हो चुका था और बज़ाहिर यूं महसूस होता था जैसे उसने इस मुहिम का पहला मरहला सही अंदाज में शुरू कर दिया है, तो दूसरी तरफ बेचारी कोहाला एक दरख्त पर अपनी जिंदगी के नाकाबिले यकीन दिन गुजारने में मसरूफ हो गई थी, और उधर पहाड़ जैसे बदन और फरिश्तों जैसे दिल रखने वाला फेंट अपनी मुहिम पर चल पड़ा था। उसके पुरनूर दिल में सिर्फ एक आरज़ू थी, अजीम आका को और उसकी जो दुनिया छोड़ गया है और जो बहुत मेहरबान और अच्छी फितरत का मालिक था, और जिसके दिल में मुस्तकबिल के लिए एक आरज़ू थी, और जिसने ये कहकर अपने भाई को मुतमईन कर दिया था कि अब वो इसके वजूद में अपनी आरज़ू की तकमील के लिए मुंतज़िर है। ये सारे काम पूरे करने के लिए जिस शख्स ने जो जिम्मेदारी कबूल की थी, वो उसे सरअंजाम देने के लिए सरगर्म अमल था, और फ्रेंड चूंकि इन बेशुमार मकामी लोगों का हमशक्ल था जो यहाँ अपने फराइज से सर अंजाम दे रहे थे, और इस वक्त बड़ी जहानत से वो अपना अमल कर रहा था। चुनाचे उसने इन्हीं जैसे लिबास में बड़ी कामयाबी हासिल की और उन लोगों में दाखिल हो गया। पेच दर पेच रास्ते और फिर दुश्मनों की वसी आबादी। अगर इंसान दिल का इस्तेमाल करे तो दिल की हरकतें बंद हो जाएं, और फिर ऐसे भयानक लोग जो जिंदगी को एक मजाक समझते थे और इंसानों को किसी मच्छर की तरह चुटकी बजाते कत्ल कर दिया करते थे। कोई भी ऐसा लम्हा आ सकता था जो जिंदगी का आखिरी हो, लेकिन जब इंसान अपना कोई मुश्किल तस्वुर कर लेता है तो जिंदगी का तस्वुर दूसरे नंबर पर आ जाता है, और फ्रेंड तो वैसे ही एक दिलेर जाबाज था। अपनी कार्रवाइयां खुशअस्लूबी से करने के लिए मुस्तैद। कई पेच दर पेच राहदारियों से होता हुआ वो रात के अंधेरे का फायदा उठाकर एक ऐसी जगह पहुंचा जहां एक शख्स एक छोटे से केबिन नुमा कमरे में बैठा नाजायज शय से शगल कर रहा था। बर्तन उसके सामने सजे हुए थे और वो बदमस्त था। फ्रेंड ने नापसंदीदा निगाहों से उसे देखा। ये शख्स उसके लिए बड़ा कारआमद साबित हो सकता था, बशर्ते ये किसी तरह हाथ लग जाए। लेकिन फ्रेंड के जहन में जो मंसूबा था उसकी तकमील के लिए उसे कुछ और जगह भी दरकार थी, और सबसे बड़ी कोशिश यही हो सकती थी कि वो अपने मतलब की जगह तलाश कर ले, और मतलब की ये जगह एक गहरे खड्ड की शक्ल में थी जो गहराइयों से हो जाता था, गहराइयों से जाता था, और जिस जगह फ्रेंड इस वक्त मौजूद था बड़ी खलनाक थी वो इमारत जिससे उसने झांक कर इस केबिन नुमा कमरे को देखा था, जिसमें वो शख्स अपनी मेज सजाए बैठा हुआ था। लेकिन फ्रेंड जिस जगह मौजूद था वहां से सिर्फ फुट के फासले पर गहरे ढलान थी जो खुली हुई नहर पर जाकर खत्म होते थे, और अगर जरा सी मिट्टी खिसक जाए या इंसान का पांव बहक जाए तो फिर इन गहरे खड्डों को अबूर करके नहर में जा पड़े। सबसे आसान काम था वो खिड़की जिससे फ्रेंड ने उसे देखा था, चौड़ी और खुली हुई थी, लेकिन जब फ्रेंड इस खिड़की में अपने बदन को दाखिल करके अंदर कूदा तो वो शख्स जो नशे में बदमस्त था नशीली आंखों से उसकी तरफ देखने लगा। फिर उसने आंखों को जोर जोर से भींचा और उन्हें खोलता हुआ बोला, बेवकूफ गधे, ये अंदर आने का कौन सा रास्ता है? और क्या कहा था मैंने तुझसे? कहाँ है वो? क्या तेरे अकब में? और इधर ही अंदर कूदने का इरादा रखती है? फिर वो खुद ही खुद हंसा और बोला, लेकिन तू समझदार है। अरे वाह, मैं तो समझा ही नहीं था कि तेरी सोच क्या है। यकीनी तौर पर दूसरों को इसके बारे में बताना नहीं चाहता होगा कि मैंने तुझसे क्या तलब किया है। मगर ये कैदी औरतें, ये तो हमारी मुमलिकत है, हमारी घास। ये अलग बात है कि सफेद भेड़िया, वो चमार, वो गधा जो अपने लिए हर शय को जायज समझता है, दूसरों के लिए उस पर पाबंदी लगा देता है, कहता है इस तरह औरतों की सही कीमत वसूल नहीं होती। लेकिन हम भी तो इंसान हैं, अपनी दुनिया छोड़कर यहाँ आबाद हैं। क्या हमारे लिए आसाइशें नहीं होनी चाहिए जो खुद उसने अपने लिए मखसूस कर ली हैं? मगर वो अभी तक खिड़की से क्यों नहीं कूदी? कहाँ है वो? मैं तुम्हें उसके बारे में बताना चाहता हूँ, फ्रेंड ने कहा। क्या मतलब? क्या कोई ऐसी राज की बात है जो तू मुझे बताना चाहता है? हाँ,
میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں تمہارا کیا نام ہے؟ تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے کیا؟ اوہو، میں سمجھ گیا تو نشے میں ہے، اور یقیناً نشے ہی کے عالم میں اس کھڑکی سے کود کر آیا ہے۔ گویا میں نے تیرے بارے میں جو کچھ سوچا غلط۔ نہیں، یہ بات نہیں۔ وہ پوچھتی ہے تمہارا نام کیا ہے؟ وہ شخص چکرا کر پھر بولا۔ وہ کیوں پوچھتی ہے؟ اور وہ کون ہے؟ جسے تم نے طلب کیا تھا وہ پوچھتی ہے۔ اے بے وقوف، میں نے کسی خاص سمت اشارہ نہیں کیا تھا، میں نے تجھے بس اپنی پسند کی علامات بتائی تھی اور کہا تھا کہ جا میری رات کو رنگین بنانے کے لیے کسی ایسی مہجبین کو لے آ جو مجھے ایک حسین رات بخش سکے، اور میں نے ایسی ہی مہجبین کا انتخاب کیا ہے۔ لیکن وہ پوچھتی ہے تمہارا نام کیا ہے؟ تو کیا وہ تیرے ساتھ نہیں آئی؟ بس آنا ہی چاہتی ہے، لیکن نام تو بتا دو اپنا۔ اور تو بھی میرا نام نہیں جانتا؟ افسوس، مجھے یاد نہیں رہا۔ تب تو ضرور نشے میں ہے تو۔ میرا نام ڈاولن ہے، ڈاولن، سمجھا؟ او ہو مسٹر ڈاولن، چلو ٹھیک ہے، اب وہ آسانی سے تمہیں اپنے ساتھ لے جائے گی۔ کون؟ موت، فرینڈ نے جواب دیا، اور اس کے بعد اپنے چوڑے بازوؤں کو پھیلا کر اس کی گردن پر دونوں کلائیاں ماری، اور یہ ایک عجیب و غریب داؤ تھا، یعنی شہرت دونوں سمت سے دب جائے، اور اس قوت سے دبے کہ جیسے کسی شکنجے میں جکڑ گئی ہو، تو خود بخود انسان حواس کھو بیٹھتا ہے۔ اور پھر یہ شخص تو بڑا ہی بد نصیب تھا کہ فرینڈ اس پر اپنی قوت کو آزماتے ہوئے یہ غور نہ کر سکا کہ جو کچھ وہ کر رہا ہے وہ کس قوت کا حامل ہے۔ اس کی آنکھیں کھلی اور پھر چہرے پر مردنی چھاتی چلی گئی۔ پھر وہ اپنی جگہ سے بیٹھا اور زمین پر دراز ہو گیا۔ تو فرینڈ اسے تعجب سے دیکھتا رہا، پھر بولا، واہ ماسٹر، تم تو ایک ہی بار میں لمبے ہو گئے، حالانکہ تم اچھی خاصی جسامت کے مالک ہو، آخر ایسا کیوں ہوا؟ اور پھر فرینڈ جھک کر اس کے سینے سے کان لگانے لگا، اور اس کے بعد اس نے اپنا سر کھجایا۔ اصل بات کیا ہے؟ کیا میرے ہاتھوں کی قوت واقعی بے پناہ ہے، یا پھر تم شراب کے نشے میں اس طرح غرق ہو چکے تھے کہ تم نے اپنی تمام قوتیں ہی کھو ڈالی؟ تم تو مر گئے، اس کے علاوہ اور کچھ نہ بتا سکے مسٹر ڈاولن کہ تم یہاں کیا کرتے ہو۔ پھر فرینڈ اسی طرح اس کے بارے میں باتیں کرنے لگا جیسے وہ اس کا کوئی بہت ہی قریبی عزیز ہو۔ اس نے کہا، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پہلے میں تم سے متعدد باتیں کرتا اور اس کے بعد تمہیں اس دنیا سے رخصت کرتا، لیکن بے وسپا اور کمزور شخص تو میری ان خواہشوں کی تکمیل نہیں کر سکا۔ البتہ تیرا یہ لباس اور یہ گول نشان، واہ، اس پر تو کوئی خاص نشان بنا ہوا ہے۔ فرینڈ اس نشان کو دیکھنے لگا اور اس کے بعد اس نے دروازے کی جانب دیکھا، پھر خوفزدہ لہجے میں بولا، ارے واہ، اس نے شخص کو اس لیے بھیجا تھا کہ یہ کسی حسینہ کو لے کر اس کے پاس آ جائے، اور اب امکان ہے اس بات کا کہ وہ شخص آ جائے، اس سے پہلے ہی مجھے کچھ کر لینا چاہیے۔ فرینڈ خوفزدہ ہو گیا، اور اس کے بعد اس نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ کمرے میں اندھیرا کر دیا، اور اس کے بعد انتہائی پھرتی سے اس نے اس شخص کا موٹا کمبل جیسے کپڑے کا لباس اتار کر اپنے بدن پر پہنا، کیونکہ اسی پر وہ نشان بنا ہوا تھا، اور یہ لباس پہننے کے بعد اس نے وہ ٹوپی اوڑھی جو اس شخص کے سر پر تھی، اور اسے بالکل بے لباس کر دیا۔ اپنا لباس اس نے اس کمبل نما موٹے لباس کے نیچے چھپا لیا تھا، لیکن یہ بھی کوئی ایسی بات نہیں تھی، کیونکہ اس کے اپنے بدن پر بھی مقامی محافظوں کا ہی لباس تھا۔ البتہ اس بدن سے پیچھے چھڑانے کے لیے اس نے برق رفتاری سے عمل کیا، اور اس کے علاوہ اور کوئی چارہ کار نہیں تھا کہ پہلے وہ اس کھڑکی سے اس کے بدن کو دوسری طرف پھینکے، اور اگر وہ کہیں درمیان میں اٹک جائے تو اسے اس ڈھلان پر پہنچا کر نیچے نہر کی گہرائیوں تک اتار دے، اور اس کام میں سب جدوجہد کی گئی۔ لیکن وہ اس بات کے تصور سے خوفزدہ تھا کہ کہیں مسٹر ڈاولن کا مقصد پورا کرنے والے اس کام کی تکمیل سے پہلے نہ آ جائے، اور جب اس نے مسٹر ڈاولن کے بدن کو نہر میں گرتے اور پانی کو اچھلتے دیکھا تو سکون کی گہری سانس لی۔ اب یہ تو اندازہ نہیں ہو سکتا تھا کہ یہ نہر کہاں سے گزر رہی ہے اور کس جگہ سے مسٹر ڈاولن کو دیکھ لیا جائے گا، لیکن پہلے اس بات کے خوف سے چھٹکارا پا کر دوسرے مرحلے کا انتظار کرنا تھا، اور کھڑکی کے ذریعے دوسری بار اندر آنے کے بعد اس نے اس جگہ قبضہ جما لیا جہاں میں اس پر برتن رکھے ہوئے تھے، اور کیا ہی خوبصورت وقت متعین ہوا تھا، یعنی جب وہ بیٹھا تھا تو دروازے پر آہٹیں سنائی دی، پھر دروازہ کھلا اور کوئی آواز سنائی دی۔ مسٹر ڈاولن؟ ہاں، فرینڈ نے بھاری آواز میں کہا، آپ نے اندھیرا کیوں کر لیا ہے؟
मेरी मर्जी, ये सवाल पूछने का तुम्हें क्या हक है? फ्रेंड ने ग्लास बजाते हुए कहा ताकि आने वाला ये समझ ले कि अब तक वो शराब के नशे में डूब गया है। इसका नाम सोना है और ये बहुत दिलकश लड़की है। मैं दरवाजा बंद कर रहा हूँ। जाओ, भाग जाओ, फ्रेंड ने कहा और उसके बाद वो चला गया। तब फ्रेंड ने उस परस्टार साय को देखा जो दरवाजे के करीब ही खड़ा हुआ था। लड़की, दरवाजा बंद कर दो। और चंद लम्हात के बाद फ्रेंड को दरवाजा बंद होने की आवाज सुनाई दी। अब ये रोशनी जला दो, फ्रेंड ने फिर कहा, और चंद लम्हात के बाद कमरे में रोशनी हो गई। वो एक सियाह फाम लड़की थी, मुरझाए हुए चेहरे वाली लेकिन खूबसूरत, दिलकश खदोखाल और दिलकश बदन की मालिक। फ्रेंड ने उसे नशीनी आंखों से देखा और बोला, इधर आ जाओ। लड़की आहिस्ता से चलती हुई आगे बढ़ी और फिर फ्रेंड के इशारे पर उस जगह बैठ गई जहाँ फ्रेंड ने उससे कहा था। फिर फ्रेंड ने उसे देखा और बोला, तुम्हारा नाम सोना है? हाँ, मैं तुमसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। मैं तैयार हूँ। सोना, क्या इससे पहले भी तुम्हें यहाँ किसी सरकारी, मेरा मतलब है मिस्टर टोर्नाडो के आदमी ने अपनी ऐशगाह में तलब किया है? नहीं, मेरे साथ ये पहली बार हुआ है। क्या तुम्हें इल्म है यहाँ ऐसा होता है? हाँ, मेरी साथी लड़कियां अक्सर वहाँ गई हैं और उनके साथ यकीनी तौर पर वैश्याना सलूक हुआ होगा। हाँ, ऐसा होता है। तुम इस वक्त क्या महसूस कर रही हो? मैं एक कहानी याद कर रही हूँ। कैसी कहानी? मेरी बस्ती, मेरी आबादी की कहानी। लड़की के लहजे में गम का एहसास था। भला वो कहानी क्या है? बहुत पुरानी बात है। उसका नाम नगोरा था। किसका? एक नौजवान था। वो बहुत मुफलिस, बहुत गरीब, जबकि मेरा बाप सींगों की तिजारत करता था और बड़ी ही हैसियत का मालिक समझा जाता था। तो फिर? नगोरा ने कहा, सोना, मैं गरीब हूँ, लेकिन अगर तू मेरी जिंदगी में शामिल हो जाए तो मैं सख्त मेहनत करके दरख्तों की छाल से रस्सियां बनाने का काम करूँ और अमीर हो जाऊंगा। लेकिन तन्हा मैं ये सब कुछ नहीं कर सकता। तो मैंने उससे कहा कि बेवकूफ, तू मुझे जानता है मैं कौन हूँ और मेरे वजूद की क्या कीमत है? उसने कहा, लेकिन मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ। मैं उसे नहीं मानती। मेरे लिए वही सब कुछ मुहैया कर दे जो मेरे बाप के घर में है, तो फिर मैं तेरे बारे में सोचूंगी। उसके लिए मुझे तुम थोड़ा सा वक्त दे दे। नहीं, वक्त किसी के काबू में नहीं आता। मगर देख, मैं तेरे बगैर जिंदा नहीं रह सकूंगा। तू मर जा, मैंने बड़ी बेदर्दी से कहा और उसके बाद उससे बारहा कोशिश की कि वो मेरा इल्तफात हासिल कर ले, लेकिन मैं खुद पर बहुत मगरूर थी। मैंने उससे कहा कि नगोरा, तू इस काबिल नहीं है। तो फिर उसने खुदकुशी कर ली, लेकिन खुदकुशी करने से पहले उसने कहा, और मैं तुझे बद्दुआ देता हूँ कि तेरा वजूद किसी ऐसे शख्स के हाथों पामाल हो जिसके लिए तेरे दिल में नफरत के सिवा कुछ ना हो। और मैं हंसकर खामोश हो गई। वो मर गया और उसके बाद मैंने कभी उसे याद ना किया, लेकिन आज सोचती हूँ कि उसकी बद्दुआ किस तरह मेरी जिंदगी की कातिल बन गई। ठीक है, मैं नहीं जानती कि वक्त मुझे कहाँ कहाँ पहुँचाया जाएगा, किस किस के हाथों मुझे पामाल होना पड़ेगा, लेकिन मैं समझती हूँ कि ऐसा होना चाहिए, क्योंकि जिस बेदर्दी का मुजाहरा मैंने किया था और जिस तरह मैंने उसकी जिंदगी को मौत की तरफ धकेल दिया था, उसके बाद यही होना चाहिए था। फ्रेंड खामोशी से उसे देखता रहा। फिर उसने कहा, गोया तू यहाँ आने से नाखुश है? कुत्ते, दरिंदे, तू जो चाहे कर ले मेरे साथ, मैं मुदाफियत नहीं कर सकती। लेकिन अगर तू ये सोचता है कि इसमें मेरा ताउन तुझे हासिल होगा तो ये तेरी हिमाकत है। तब फ्रेंड ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, मैं तेरे साथ कुछ नहीं करूंगा। तू जरा मुझे यहाँ के बारे में बता। वो हैरत से फ्रेंड को देखने लगी, फिर बोली, क्या पूछना चाहता है? ये निशान देख। कैसा निशान? ये जो मेरे सीने पर है। हाँ, मैं देख रही हूँ। ये कैसा निशान है? तेरा तेरा निशान है। ये भला आम लोग ये जुर्रत कहाँ कर सकते हैं कि किसी को बाड़े से निकाल कर लाएं और इस तरह किसी के सामने पेश कर दें या अपने लिए हासिल कर लें? मतलब ये तो कराला है, निगरानों का अफसर। ये निशान हर अफसर के सीने पर होता है। तू वाकई बहुत ज्यादा नशे में मालूम होता है। मुझसे ज्यादा तो तू जानता है इस बारे में। लड़की अगर अपनी इज्जत और अस्मत इस बार भी बचाना चाहती है और ये सोचती है कि नगोरा की बद्दुआ पूरी ना हो, तो मुझे मेरे सवालों के जवाब दे। तू क्या पूछना चाहता है? वो हैरत से बोली। यहाँ के बारे में और कुछ वो बाड़ा जहाँ से तुझे लाया गया है। क्या वहाँ सिर्फ लड़कियां और औरतें होती हैं? हाँ, और मर्दों के बाड़े अलग होते हैं। हाँ, जिस जगह तेरा कैंप है वहाँ कितनी लड़कियां हैं? 14। क्या सबकी सब तेरी नस्ल की बाशिंदा हैं? मेरी नस्ल से तेरी क्या मुराद है?
अफ्रीका की रहने वाली? तो और कहाँ की हो सकती हैं? नहीं, सुना है कि उनमें एक सफेद लड़की भी लाई गई है। अक्सर आ जाती हैं। कुछ तो वो होती हैं जो सराय आजम में सोने की तलाश में भटकती हुई इधर आ निकलती हैं और सफेद भेड़िया उन्हें अगवा कर लेता है। और कुछ बाहर की दुनिया से लाई जाती हैं। उनकी कीमत सफेद भेड़िए को ज्यादा बेहतर वसूल होती है। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि खुद अगवा शुदा लड़कियों के लवायकीन उन्हें भारी कीमत पर खरीदने के लिए आ जाते हैं और सफेद भेड़िया उन्हें उनके हवाले कर देता है। मगर तू मुझे मुसलसल हैरान किए जा रहा है। क्या तुझे ये बातें मालूम नहीं? चूंकि तू केराला है। जो कुछ मैं पूछता हूँ सिर्फ उसके जवाब दे। तेरा बाड़ा यहाँ से कितने फासले पर है? ज्यादा फासला नहीं है। और मर्दों के बाड़े वहां से कहाँ कहाँ हैं? हमारे बाड़ों के बराबर ही और कुछ दूर तक बिखरे हुए हैं। वो हैरतजदा अंदाज में बोली। अच्छा, अब अगर मैं तुझे यहाँ से जाने की इजाजत दे दूं, तो क्या तू तन्हा अपने बाड़े तक जा सकती है? हाँ, क्यों नहीं? और रास्ते में अगर कोई तुझे रोके तो? इसका खतरा है। क्या मतलब? वो सब वहशी भेड़िए हैं और किसी अकेली लड़की को इतनी रात कहीं से निकलकर कहीं जाते हुए देखकर उनके मुंह से पानी टपकने लगेगा। और फिर मैं ये नहीं कह सकती कि क्या होगा। गोया ये फर्ज मुझे ही सरंजाम देना होगा। कौन सा फर्ज? तुझे वापस बाड़े तक पहुंचाने का। लड़की हैरत से उसे देखने लगी और फिर बोली, तू मुझे अजीब सी कैफियत में मुब्तला कर रहा है। लड़की सुन, जिंदगी बहुत कीमती चीज है। तुझे तेरी मर्जी के खिलाफ तेरी बस्ती से कहीं दूर भेज दिया गया तो क्या तू खुश रह सकेगी? मैंने फैसला कर लिया है। क्या? यही कि ऐसा होने से पहले ही अपनी जिंदगी दे दूं। क्यों? इसलिए कि मैं अपनी सरजमीन से बाहर नहीं जाना चाहती। हो सकता है ये लोग तुझे यहाँ से ले जाएं, वो तुझे ज्यादा बेहतर तरीके से रखें। अगर तेरी कोई बहन होती या तेरी बेटी होती और तू उसके बारे में ये सोचता तो तेरा तसव्वुर क्या होता? फ्रेंड खामोश हो गया। उससे ज्यादा वो कुछ नहीं सुनना चाहता था। हालांकि ना तो उसकी कोई बहन थी ना बेटी, लेकिन हर वो लड़की उसकी बहन और उसकी बेटी थी जो मजलूम हो। उसने खामोशी इख्तियार कर ली कि लड़की की जबान तल्ख जबान से कोई और बात नमूदार ना हो जाए, तो उसने कहा, तू गोया कराला हर जगह आ जा सकता है? पागल दीवाना, ये सवाल तू मुझसे क्यों पूछ रहा है? देख लड़की, अब मैं तुझसे एक बहुत अहम सवाल करना चाहता हूँ और तू मुझे गौर करके इसका जवाब देना। हाँ पूछ। जाहिर है इस तरह कम अज कम मेरी इज्जत तो थोड़ी बहुत देर तक बची हुई है। अगर तेरी साथी लड़कियों से ये कहा जाए कि उन लोगों के चंगल से निकलने के लिए, जिंदगी बचाने के लिए वो ये कोशिश करें कि यहाँ से निकलें और उसके लिए उन्हें एक मौका मुहैया किया जाए, तो क्या वो उसके लिए तैयार हो जाएंगी? अगर कोई उनसे कहे कि उनका एक हाथ काट लिया जाए और उनके बदन का एक हिस्सा ऐसा जिसके बगैर वो चल फिर सके, तो वो खुशी से अपना वो हाथ और बदन का वो हिस्सा उसके हवाले करने को तैयार हो जाएंगी जो उन्हें यहाँ से निकालने पर आमादा हो। तेरे बाड़े की तमाम लड़कियां? हाँ, और वो जिन्हें मेरे बाड़े से दूसरी जगह मुंतकिल कर दिया गया है। गोया उनके दिलों में ये तसव्वुर मौजूद है कि वो यहाँ से आजादी हासिल करें। कौन ये बात नहीं चाहता? तो अब खड़ी हो जा, मैं तुझे तेरे बाड़े तक छोड़ने जा रहा हूँ। लड़की ने हैरत से उसे देखा और फिर हंस पड़ी। हंस क्यों रही हो? देखो ये नशा भी क्या अजीम शय है। कभी कभी ये इंसान को शैतान बना देता है और कभी इंसान। चलो अगर तुम ऐसा करना चाहते हो तो आओ, मैं तुम्हें मोहब्बत भरी दुआएं दूंगी। और फ्रेंड मुस्कुराकर खामोश हो गया। वो जानता था कि लड़की क्या सोच रही है। उसका ख्याल है कि ये शख्स नशे में इस किस्म की औल पौल बातें कर रहा है, लेकिन बहरहाल फ्रेंड इसे लेकर बाहर निकल आया। उसके यहाँ रुकने की जरूरत भी नहीं थी। चुनाचे लड़की को उसने उसके बाड़े तक पहुंचाया और ये देखा उसने कि दो पहरेदार जो बाड़े के सामने मौजूद थे उसे देखकर मुअद्दब हो गए और उन्होंने गर्दनें खम करके अपनी जगह छोड़ दी। गोया किसी कराला के लिए ये गुंजाइश थी कि उसकी इज्जत की जाए। तब फ्रेंड ने उनमें से एक को इशारा किया और वो चाबी लेकर उसके पास पहुंच गया। फिर उसने ताला खोला और लड़की को अंदर धकेल दिया। फ्रेंड वहां से वापसी के लिए मुड़ गया था, लेकिन एक बार उसने पलटकर देखा तो लड़की अपनी सलाखों वाले जंगले के सामने खड़ी अजीब सी निगाहों से उसे देख रही थी। फ्रेंड मुस्कुराता हुआ वहां से आगे बढ़ गया। नादिर अपनी जिंदगी का भयानक तरीन सफर तय कर रहा था। नहर जिस तरह पहाड़ के नीचे से गुजर रही थी वो भी एक नाकाबिले यकीन सा अमल था। ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये कुदरती नहर है या फिर इंसानी हाथों ने इसकी तकमील की है, लेकिन बहरहाल जो भी कुछ था ये एक भयानक सफर था
और फिर मुहीब तारीकी जिसे देखकर यूं महसूस होता था जैसे वो लम्हों में उसे निगल लेगी। अलबत्ता इस बात के इम्कानात नहीं थे कि नहर में मगरमच्छ या दरियाई घोड़े नजर आए। इनका खतरा तो उस वक्त शुरू होगा जब ये नहर दरिया में जाकर गिरेगी। फिर यूं हुआ कि तारीकियां छट गईं और तारों भरा आसमान सर पर नजर आने लगा। ताजा हवा के झोंके जिंदगी बख्शते और नादिर ने यूं महसूस किया कि अगर कुछ लम्हे और वो ताजा हवा अपने फेफड़ों में ना समेट सकता तो शायद जिंदगी का खात्मा ही हो जाता। जिंदगी आखिर है क्या चीज? वो किसी भी मुश्किल में खत्म हो सकती है, किसी भी शक्ल में खत्म हो सकती है। एक फंदा लगे और सांस बंद हो जाए, खाते हुए गजा हलक में अटक जाए, या फिर एक ठोकर लगे। फिर अगर ये नापायदार चीज इतनी ही बेकार और बेमकसद है तो उसके लिए फिक्र करने से क्या फायदा? और ऐसा एहसास दिल को अपनी जिसामत से बहुत बड़ा कर देता था। फिर जब नहर दरिया में दाखिल हुई तो उसे संभलना पड़ा। अब उसकी जिस्मानी कुव्वतों की सही आजमाइश का वक्त आया था और दरिया बहरहाल तेज रफ्तार था और उसे अंदाजे की सिमत से अपना असल रुख अख्तियार करना था जो उसकी मालूमात के मुताबिक था। फिर वो दरिया के बहाव पर तैरता हुआ आगे बढ़ने लगा और अब उसकी निगाहें असल जगह को तलाश कर रही थीं, क्योंकि सही मकाम का इसे सही इल्म नहीं था। ये जानलेवा सफर बड़ी खौफनाक कैफियतों का हामिल था। कहीं कहीं सरकंडों की बेलें पानी में रंगा आई थी और उनके उलझाव से बचना एक मुश्किल काम था। कहीं दरियाई घोड़ा सर उभारता और अपना देव हैकल मुंह फैलाता तो यूं महसूस होता जैसे इंसान सीधा उसके हलक में पहुंच जाएगा। दरियाई घोड़े तो इस कदर खौफनाक नहीं थे जितने वो घड़ियाल जिन्हें देखकर दहशत होती थी और जो किसी खुशकी के तोदे की तरह नजर आते थे। और इस भयानक सफर से अगर बचकर निकल जाया जाए तो बड़ी बात है, लेकिन जब इंसान अपने दिल में अटल इरादे कर लेता है तो सूरत-ए-हाल बहुत मुख्तलिफ हो जाती है। इसे दूर से रोशनियां नजर आईं और पानी में ये रोशनियां जरा मुख्तलिफ अंदाज की हामिल थीं, लेकिन कम अज कम नादिर जैसे शख्स को जो इन इलाकों का बाशिंदा नहीं था, जो तहजीब की रोशनी से महरूम थे और जिसके पास अक्ल जरा वाफिर मकदार में थी, सूरत-ए-हाल को समझ सकता था। उसने अंदाजा लगाया कि पानी पर झूमती हुई ये रोशनियां 100% मोटर बोट ही की हो सकती हैं, और ये एहसास करके उसका दिल खुशी से उछल पड़ा कि वो मरहला जो अगर सिर्फ गुफ्तगू में लाया जाए तो नाकाबिले अमल महसूस होगा, लेकिन जब अमल की मंजिल से गुजरा जाए तो मुश्किलात खुद ब खुद आसान हो जाती हैं। यानी वो नहर का और दरिया का सफर तय करके बिलाखिर अपनी मंजिल पर पहुंच गया था। और एहसास बड़ी अजीब चीज होती है, गोया इंसानी जिस्म में रूह की तहरीक का जामिन। उस वक्त उसने जिस रफ्तार से उस मोटर बोट तक पहुंचने की जिद्दोजहद की वो भी काबिले दी थी, और फिर जब मोटर बोट का लंगर उसके हाथ में आया तो उसने खुशी से आंखें बंद कर ली और लंगर की जंजीर पकड़कर देर तक अपने आप को पुरसुकून करने की कोशिश करता रहा। और जब हवास बहाल हुई और उसने महसूस किया कि अब दरियाई पानी में उसे ज्यादा देर तक नहीं रुकना चाहिए, तो वो लंगर की जंजीर पकड़कर आहिस्ता आहिस्ता ऊपर चढ़ने लगा। मोटर बोट अच्छी खासी बड़ी थी और इस बात के इम्कानात थे कि उसके बदन से वो ज्यादा हिचकोले नहीं खाएगी, कम अज कम उस वक्त तक जब तक वो उसके किनारे तक ना पहुंच जाए। लेकिन चढ़ने की रफ्तार भी उसने इस अंदाज की रखी थी कि मोटर बोट को ज्यादा झटके ना लगे, और जब उसके किनारे पर पहुंचा तो उसे यूं महसूस हुआ जैसे जिंदगी का आखिरी सफर तय कर लिया हो और अब उसके बाद कोई फिक्र ना हो। यह एहसास उसने अपने दिल में समोए रखा था, लेकिन फिर भी उसे भी निकलना पड़ा क्योंकि उसे कदमों की आहटें सुनाई दी थी। गोया एक या दो अफराद ऐसे जरूर थे जो रात के इस पहर भी जाग रहे थे और मोटर बोट की हिफाजत कर रहे थे। ये यकीनी तौर पर शेख बदर जमाल के आदमी होंगे जिन्हें यहाँ के बारे में मुकम्मल मालूमात होंगी कि किस तरह यहाँ वक्त गुजारा जा सकता है। किनारे पर ठहर कर अब आराम करने का वक्त नहीं था, बल्कि अब पहले अपने लिए कोई ऐसी बेहतर पनाहगाह तलाश कर ली जाए जिससे कम अज कम इन पहरा देने वालों से महफूज रहा जा सके। मोटर बोट बहुत खूबसूरत थी, लेकिन उसमें छुपने के लिए एक बेहतर जगह मौजूद थी, यानी मोटी रस्सियों के वो ढेर जो एक गोले की शक्ल में पड़े हुए थे और उनके दरमियान खासी जगह मौजूद थी। सबसे पहले नादिर हयात उन्हीं की जानिब बढ़ा और फिर उनके दरमियान उतरकर उसने बड़ा सुकून महसूस किया। ये एक बेहतर पनाहगाह थी और थोड़ी ही देर के बाद उसने कदमों की आवाज सुनी और दो अफराद को देखा जिनके हाथों में जदीद साख की राइफलें थी और वो टहलते हुए मोटर बोट का चक्कर लगा रहे थे।
नादिर हयात के पूरे बदन से पानी बह रहा था। उसने सोचा कि बेहतर है बदन भी थोड़ा सा खुश्क हो जाए तो उसके बाद देखा जाएगा कि आगे क्या करना है। वैसे उसने अपना खंजर महफूज रखा था और जरूरत के वक्त उसे इस्तेमाल करने से दरेग नहीं कर सकता था, क्योंकि ये रात भर की मुहिम थी। अगर बकिया रात में उसने अपना मकसद ना पा लिया तो उसके बाद दिन की रोशनी उसकी मौत बन जाएगी। गोया कदम कदम पर जिंदगी के लिए खतरात मौजूद थे और बदन का एक अमल था जिसे जारी रखना था। जिस हद तक भी मुमकिन हो सका उसने किया और फिर उसकी निगाहें उस केबिन की जानिब निगरान हो गईं जिसमें रोशनी थी। रोशनी पर्दों की दूसरी तरफ से ही झलक रही थी। फिर जब वो अपनी जगह से निकलकर उन लोगों को जो पहरा दे रहे थे गाफिल पाकर इस केबिन के दरवाजे पर पहुंचा तो उसने केबिन का दरवाजा खुला हुआ ही देखा था और झांककर उसने अंदर देखा कि एक कवि हैकल शख्स उसे बिस्तर पर दराज नजर आया जो गहरी नींद सो रहा था और उसके खर्राटे उभर रहे थे। अंदाजा ये होता था कि मोटर बोट में ये शख्स बुनियादी हैसियत का हामिल है। बकिया और कितने अफराद यहाँ मौजूद थे उसका सही तौर पर अंदाजा नहीं हो सका था और नादिर दबे कदमों अंदर दाखिल हो गया और मशहरी के करीब पहुंचकर उस शख्स को देखने लगा। फिर उसने अफसोस भरे लहजे में कहा, ऐ शख्स, मजबूरी है, एक बड़े काम के लिए छोटी बुराइयां करनी पड़ती हैं और तू भी कोई अच्छा इंसान नहीं है, तो जो फराइज अंजाम दे रहा है वो किसी तौर बेहतर हैसियत का हामिल नहीं। गोया तू एक बेगैरत और बेजमीर इंसान है जो एक लड़की की खरीदारी के लिए अपने मालिक के इशारे पर यहाँ पहुंचा है। चुनाचे अगर तुझे जिंदगी से महरूम कर दिया जाए तो ये बुरा ना होगा। और उसके बाद नादिर ने कोई ऐसा अमल ना किया जो उसे वक्त जाया करने पर मजबूर कर दे। उसने करीब रखा हुआ एक तकिया उठाया और उसके बाद जल्दी से उचक कर उसके सीने पर सवार हो गया। उसने तकिया उसके मुंह पर ढक दिया और पूरी कुव्वत से उसे दबा लिया। कुछ लम्हे तो कोई हैरत ना हुई। उसके बाद उस शख्स का दम घुटा तो उसने अपने हाथ पांव मारना शुरू कर दिए और शदीद जिद्दोजहद की कि नादिर को उस पर कायम रखना अपने आप को मुश्किल हो गया। लेकिन बहरहाल वो एक सोता हुआ शख्स था और नादिर को इस बुज़दिलाना हरकत पर दुख भी हो रहा था। अगर किसी से जंग ही करनी है तो कम से कम उसे होशियार करके की जाए, लेकिन बाज जगह ऐसा अमल करने पर मजबूर होना पड़ता है और इस वक्त नादिर ने खुद को ऐसे ख्यालात से आजाद करना जरूरी समझा। फिर जब उसके बदन में तहरीक खत्म हो गई तो नादिर ने तकिया हटाकर उसे देखा, वो मर चुका था। पार्ट नंबर 9 यहाँ इख्तिताम पजीर हुआ। किताब दूसरा तबक, किताब का बकिया हिस्सा पार्ट नंबर 10 में समाप्त कीजिए।